नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। निशिकांत दुबे का टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर के संसद में प्रश्न पूछने का मामला अब काफ़ी आगे तक जा पहुंचा है। संसद की आचार समिति तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है और संसदीय समिति ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत पर मौखिक साक्ष्य के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को 26 अक्टूबर को कॉल किया है और संसदीय समिति 26 अक्टूबर को वकील जय अनंत देहाद्रही को भी सुनेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से सदन में यानी कि संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसमें दो बातें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो देश की संसद मंदिर है, जिसे मंदिर ना मान करके उसका अपमान किया गया है। पास्ट में अगर पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा भी कई बार हुआ है। दूसरा, अडानी को लेकर के ये सब किया गया है, जो अक्सर देखा गया है। जब बात अडानी की होती है तो अडानी को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके उन पे हमला किया जाता है और ये जो सवाल पूछे गए ये भी इनका भी मकसद कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज इसी पे बात करते हैं कि पोस्ट प्रोफाइल का मिसयूज तो होता आया है, लेकिन इसका स्तर कितना गिर चुका है कि दो बड़े बिजनेस ग्रुप की दुश्मनी में सदन की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा गया। आज के मेरे बहुत ही खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि ये सब कैसे क्या हुआ। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। सर, पद और प्रोफाइल का प्रयोग ऐसे होता है तो ये तो उन लोगों को पता भी नहीं होता जो लोग अक्सर अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं। एक सांसद अपने क्षेत्र की समस्या को भूल करके अगर किसी उद्योगपति का प्रवक्ता बन जाए, ये मामला कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सर क्या कहते हैं आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं मैं ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं। हमारा लोकतंत्र जो है, हम सब हमेशा से ये दावे करते रहे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, जी। और उस नाते हमारे जो लोकतांत्रिक भूमिका है उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि हम कैसे पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े होने के साथ साथ एक सबसे जन पक्षधर और जन परोपकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आदर्श भी प्रस्तुत करें। जी। मगर ये दुर्भाग्य है कि आज जितने भी व्यवसाय हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी व्यवसाय या किसी पेशे या किसी काम में अगर हम बात करें कि गरिमा का क्षरण हुआ है, उसमें विश्वसनीयता का क्षरण हुआ है, तो दुर्भाग्य से वो राजनीति ही है। और जहां तक आपने बात कही पद और प्रतिष्ठा की कि उसके दुरुपयोग का मामला भी इससे सीधे सीधे जुड़ता ही है। जी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा महुआ मित्रा और निशिकांत दुबे के मामले में जाने से पहले थोड़ा हमें इस बारे में भी समझना चाहिए। जैसे जी। मैं एक बार, मुझे याद है, मैं जब वाराणसी में था तो जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश आया और जी। उसमें लिखा हुआ था बाकायदा नीचे की आदेशानुसार। जी। तो मैंने उनसे पूछा था, भाई आप तो जनप्रतिनिधि, सॉरी, जन सेवक हैं, हम्म। तो एक सेवक और आपके हिसाब से जनता जनार्दन है, जनता आपकी मालिक है, मालकन है, तो एक सेवक मालिक को आदेश कैसे दे सकता है? तो आप अगर कहते हो आदेशानुसार, तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ चाहे वो जन सेवक हो या जन प्रतिनिधि हो, वो जन प्रतिनिधि भी खुद को जन सेवक ही कहते हैं, लेकिन समाज में उनका जो आचार व्यवहार हुआ करता है हमेशा से, वो कहीं से आपको एक सेवक के तौर पे नजर नहीं आता। वो तो समाज में आते हैं और आम जनता के बीच जाते कुछ इस तरह के से हैं जैसे वही
वहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं वाली फीलिंग होती थी, उसी फीलिंग के साथ वो जाते हैं और जी। जनता भी उनको उसी फीलिंग के साथ, उसी के तरीके से उसका स्वागत करती है, वेलकम करती है, माला पहनाती है उनको, उनके ऊपर फूल उड़ाती है। तो खैर हुँ, हुँ। ये मानसिकता बदलने की बात है और दुर्भाग्य है कि इतने लंबे समय तक हमने लगभग 75 साल का हमारा संसदीय इतिहास हो गया और इस पौन सदी के बाद भी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है या उसके जो कारकुन हैं, उनके न तो उस व्यवस्था से वो सामंतवाद कहीं से निकल पा रहा है, ना ही उन कारकुनों के दिमाग से सामंतवाद कहीं से जा पा रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दशकों में, वर्षों में इसमें तब्दीली आएगी और हम सच्चे सच्ची एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में सफल होंगे, जहाँ वास्तव में जी, जनता ही सर्वे सर्वा होगी, जनता ही जनार्दन होगी और जी, जो जनसेवक हैं, वो वास्तव में जनसेवक होंगे, जनप्रतिनिधि वास्तव में जनप्रतिनिधि की ही भूमिका में रहेंगे। जी, अब आते हैं इस जो महुआ मोइत्रा के ऊपर निशिकांत दुबे जी का आक्षेप है, जो आरोप है। अब वैसे तो महुआ मोइत्रा और जो निशिकांत दुबे हैं, इनके बीच ये 36 का आंकड़ा भी काफी पुराना है और अगर इसको लोग बुरा ना माने तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके बीच ये चूहे बिल्ली का खेल जो है, ये लंबे समय से चलता आया है और खास तौर से तब जब महुआ मोइत्रा ने पहली बार निशिकांत दुबे के की डिग्री पे सवाल उठाए थे कि हुँ, उन्होंने हुँ। जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एक डिग्री ली है उसकी क्या बोलते हैं एमबीए की, तो वो डिग्री फर्जी है और फिर उस समय भी एक लंबा वाद विवाद का एक सिलसिला बना रहा। उसमें भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। फिर बाद में उसने ये भी कह दिया कि महुआ मोइत्रा ने ये आरोप भी मढ़ा कि भाई निशिकांत दुबे ने सांसद रहते हुए कैसे प्रताप विश्वविद्यालय से पीएचडी कर ली। तो खैर वो उनके जो है जन्म तिथि को लेकर के भी सवाल उठाती रही हैं कि वो जिस समय उनके अगर सही मायने में उनके एमबीए और दूसरी डिग्रियों को देखा जाए तो शायद उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही 10वीं पास कर ली थी। तो ये तमाम तरह के आरोपों के साथ निशिकांत दुबे को घेरने की कोशिश लगातार महुआ मोइत्रा करती रही हैं। अब उनका आपस का क्या एक विशेष प्रेम विशेष लगाव है, इसको तो समझना थोड़ा मुश्किल है। बट जी, इस वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक नई शुरुआत जो हुई है, वो निशिकांत दुबे ने कर दी 4 दिन पहले जब उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को एक पत्र लिखा और कहा जी, कि भाई ये महुआ मोइत्रा जो हैं ये जो संसद में सवाल पूछती हैं, वो सवाल भी पैसे लेके पूछ रही हैं। या जी, जी, अपने मित्रों से वो चाहे जी। कैश लेकर हो, चाहे काइंड लेके हो, उपहार, गिफ्ट हुँ, कुछ हुँ। भी लेकर के मतलब वो जो संसद है, संसदीय व्यवस्था के प्रति ईमानदार नहीं है या अपने उस क्षेत्र के प्रति जो जहाँ से वो चुन के आई हैं, उस क्षेत्र की जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। क्योंकि उनका जो संसदीय कार्य व्यवहार है, अगर वो वास्तव में मान लें कि कहीं से गिव एंड टेक वाली पॉलिसी पे आधारित है या उस तरह के बिजनेस पे आधारित है, तो निश्चित रूप से वो एक गंभीर विषय है, जिसकी ओर निशिकांत दुबे ने इशारा किया है, उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं, उसमें एक खास बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिसका जी, आपने अभी-अभी ज़िक्र किया है, जी, उनका नाम है जय अनंत देहदराई के जी, देहदराई जो कभी जिसके महुआ मोइत्रा के साथ ही बड़े मधुर और बहुत ही दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। जी, अ, अब वो रिश्ते ज़रूर खटक गए, उनमें खटास आ गई है जब मार्च के महीने में इसी साल पहली बार उसके खिलाफ महुआ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो उनका व्यवहार अब बहुत मर्यादित नहीं है उनके साथ में और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि उनके जब घर आते हैं तो शायद वहाँ से उनकी निजी वस्तुएँ वो चुरा ले जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो हुँ, एक बार पहले मार्च में उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी, फिर सितंबर महीने में भी अभी-अभी एक शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने अ, जो अनंत के खिलाफ।
हुँ, हुँ। तो अब जो निशिकांत दुबे ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जो आधार बनाया, वो उस फाइंडिंग्स को बनाया जो उनके मुताबिक जयंत देवदराई ने उसको इकट्ठा किया था। उनका मानना है कि चूंकि उनके साथ निजी संबंध बहुत अच्छे और लंबे समय तक रहे हैं, तो इस दौरान उन संबंधों के दौरान उनको बहुत सारी ऐसी चीजों की जानकारी महुआ मोइत्रा के बारे में हुई है जो उनके संसदीय कार्य व्यवहार से जुड़ी थी। यानी एक सांसद के तौर पर उनका जो कार्य व्यवहार था, लोगों के साथ रिलेशनशिप में जो वहाँ एक उनका वो संसद होने का जो फायदा है नुकसान जो भी कहें, उसका जो एक रिश्ता था एक संसद के तौर पर, उन सारी चीजों को उसने बहुत करीब से देखा है और उसने इस पे बाकायदा पूरा अध्ययन, पूरा रिसर्च किया है और उसके आधार पे उन्होंने कुछ चीजें निष्कर्ष के तौर पर निकाली है और उन्हीं निष्कर्षों को अपना हवाला बनाया निशिकांत ठाकुर ने और उन्होंने शिकायत दर्ज करी है। अब इस मामले में चूंकि ऐसे मामले आम तो ऐसे मामले जो होते हैं जिसकी शिकायत बेशक हम लोकसभा अध्यक्ष से करते हैं, बट वो अल्टीमेटली मामला जो है वो आपकी एथिक्स कमेटी को ही जाता है। जी। तो अब वो एथिक्स कमेटी के पास वो मामला है। अब एथिक्स कमेटी जांच के बाद जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचती है हमें उसका इंतजार है। अच्छा, जो सवाल पूछे गए हैं, वो अडानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप की आपसी जो दुश्मनी है, उसके बाद पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको फिर मौया मोइत्रा को दिया जाता है। और क्योंकि इसमें देखा गया है कि 60 प्रश्न अगर पूछे हैं मौया मोइत्रा ने, तो उनमें से 50 जो प्रश्न हैं वो अडानी समूह पर अटैकिंग थे। जी हाँ। जबकि अ, जबकि हम जिस जिस क्षेत्र से हमारा जनप्रतिनिधि होता है, हम उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ की बात करे। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही कि जी। उनका जो वो जिस क्षेत्र से कोई भी सांसद चुन कर आते हैं या जिस क्षेत्र की जनता उनको अपने प्रतिनिधि के तौर पर संसद में भेजती है, उनके प्रति जो उनका मूल कर्तव्य है, वो हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है इस समय। आप जी, देखेंगे जब भी संसद की तमाम पिछली बैठकों में आप गौर करेंगी, जी। तो आपको चाहे कोई भी मुद्दा आए, वो कभी भी अपने क्षेत्र के बातों को लेकर के या उससे जोड़कर उन बातों को पेश करने का ना तो उन्होंने उनमें साहस दिखाया या कहें कि अ, वो इच्छा जताई और ना ही उनके अंदर वो सलाहियत ही दिखी। वो कुल मिलाकर जो 2-4 राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के और उसकी आड़ लिए बैठे रहे, पूरे संसद सत्र में। चाहे वो अभी का संसद सत्र हो, मैं तो पिछले एक संसदीय सत्र की भी बात कर लेता हूँ। जी, जी, पिछले जी, जी। उसकी सरकार की बात करता हूँ कि जो 19 में सरकार आएगी तो ये सरकार को 5 साल पूरे होंगे तो पूरा लेखा-जोखा बाहर आएगा। बट जो 19 से सॉरी जो सरकार अब तक चली 14 से 19 तक, उस 5 सालों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ और सिर्फ 345 दिन संसद में काम हुआ है। पूरे 5 साल के दौरान सिर्फ जी। 345 दिन, 365 दिन का एक साल होता है, काम सिर्फ 345 दिन हुए पूरे 5 साल में। तो खैर उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी कहीं वो हमें सरकार की कमी दिख सकती है उसमें, कहीं से विपक्ष की उसमें कमजोरी नज़र आ सकती है या सहयोग दिख सकता है। बट इन टोटल स्थिति ये है कि जिन क्षेत्रों से जो जनता ने एक प्रतिनिधि को चुन के संसद में भेजा, वो वाक़ई वहाँ पर क्या उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को, मुद्दों को? क्या वो वहाँ संसद में पेश करके उससे अपने क्षेत्र के निवासियों को या क्षेत्रवासियों को निजात दिला पा रहे या नहीं दिला पा रहे? तो जी। सही मायने में जो एक सांसद है, उसका रिपोर्ट कार्ड तो इसी आधार पे बनना चाहिए वेरी ऑब्वियस। कि वो अगले 5 साल तक जो रहे, जब तक उन्होंने रिप्रेजेंट करा अपने क्षेत्र को, तो वो अपने क्षेत्र या अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कर पाए। तो असली रिपोर्ट कार्ड तो उनका यही होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैं पिछले कई संसद के सत्र से देख रहा हूँ कि वो कुछ तारांकित सवाल आ जाते हैं, कुछ हुँ, प्रश्नकाल में हुँ। आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आप देखें तो जो उनका
अपनी ओर से संसद में सवाल रखने की जो परंपरा है वो धीरे-धीरे लगभग खत्म सी होती चली जा रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, या उसके प्रति रुझान कम हो जा रहा है। ये बड़ा जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जब बात रही कि महुआ मोइत्रा, वही चीज़ आपको महुआ मोइत्रा के अंदर भी दिख जाएगी, जो उन्होंने टोटल 61 सवाल किए अब तक में पेश किए लोकसभा में, उनमें से 50 सवाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अडानी से जुड़े हुए हैं। जो उन्होंने जी, 2019 में पहला सवाल किया था, वो भी एक पोर्ट से ही जुड़ा हुआ मामला था, जो पोर्ट अडानी एग्ज़ैक्टली। को दिया गया जी, था। तो जी, अब चूँकि इस बात को उठाने पर इसमें बात में एक वज़न इस तरह से आ जाता है कि एक तो आप मतलब कृष्णापुर की उधर सांसद हैं आप, पश्चिम बंगाल की, और जी, आप के तमाम सवाल जो हैं अडानी से जुड़े होते हैं। मतलब सवाल अडानी से पूछने पर आपत्ति नहीं है ना, किसी को हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास 61 में से 50 सवाल आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आडवाणी के बारे में पूछेंगी, और आपके क्षेत्र के अपने लोगों से जुड़े हुए कितने सवाल हैं, इसको भी अगर उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो एक हुँ, हुँ, संदेह स्वाभाविक है। और वही संदेह अभी उनके प्रति जताया गया है। ठीक है, उसको हम सब संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं, उसी संदेह को वो आरोप की तरह देख रहे हैं निशिकांत दुबे, या उसको उनको सच्चाई नजर आ रही है, तभी उस मामले को लेकर के उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। बट अब इसके आगे हुँ, एक्चुअली हुँ, जो सवाल ये दर्शन हीरानंदानी के फेवर करने की जो बात आ रही है, वो बात भी इसलिए ज़्यादा दम से उठाई जा रही है क्योंकि जो दर्शन हीरानंदानी है, बेसिकली जो निरंजन हीरानंदानी जो सबसे बहुत बहुत बड़े जी, रियल एस्टेट के कारोबारी रहे हैं, जी, और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती रही है उनकी कंपनी, ये जी, उनके जी, बेटे हैं दरअसल, दर्शन जी, हीरानंदानी। और कहा जाता है कि दर्शन हीरानंदानी से भी महुआ मोइत्रा के बड़े ही दोस्ताना संबंध हैं। जिस तरह से जी, कभी वही संबंध जो देहधराई के साथ हुआ करते थे, जी, वैसे ही दोस्ताना संबंध, उनके नजदीकी संबंध जो हैं, वो दर्शन हीरानंदानी से भी हैं। अब दर्शन हीरानंदानी चूंकि उन व्यवसायों में भी हैं जिन व्यवसायों के मास्टर अडानी माने जाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो है, रियल एस्टेट का है, उसमें उसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बनाने से लेके जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने तक का, टाउनशिप बनाने तक का मामला है, वो दरअसल इन दोनों कंपनियां में दोनों इस तरह के इसमें दोनों कंपनियां जो हैं, ये इनका मूल व्यवसाय ये रहा है। तो एक तरह से अडानी ग्रुप और हीरानंदानी ग्रुप, ये दोनों ही मार्केट में देखे जाए तो एक दूसरे के एक बड़े प्रतिद्वंदी हैं। जी, और इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि हीरानंदानी के माध्यम से ये सवाल उठवाए जा रहे हैं जी, अडानी जी, के ऊपर हमले के लिए, सो दैट कि अडानी अगर सब मतलब साइडलाइन होंगे तो उसका पूरा का पूरा व्यावसायिक लाभ फायदा जो है वो हीरानंदानी ग्रुप को मिलेगा। लेकिन आपने कहा मुझे लगता है कि एक उससे ज्यादा जो गंभीर आरोप है वो ये है कि जो लोकसभा का एक संसद के सांसद के तौर पर आपको लोकसभा कार्रवाई के लिए जो एक अकाउंट दिया जाता है, वो उस अकाउंट का ऑनलाइन अकाउंट जो है उसका एक्सेस ये कहा जा रहा है कि वो हीरानंदानी को दिया गया। जी, यानी हीरानंदानी को अगर हम वो एक्सेस दे देते हैं तो वो पूरी संसदीय जो कार्य व्यवहार है उसका जी, एक तरह से एक लिंक को उनका एक्सेस मिल जाएगा। वो उस एक्सेस पूरी पूरा कर सकते हैं ना वो? यस, उस पूरे को एक्सेस कर सकते हैं, उस पूरे कार्य व्यवस्था को देख सकते हैं, कब हुँ, क्या हुँ, शेड्यूल है, कब क्या नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा संसदीय कार्य मंत्रालय उसको ऑपरेट करता है। तो जो संसदीय कार्य व्यवहार है, कार्य व्यवस्था है, उस सब के लिए एक एक्सेस उसको मिल जाता है। तो बेसिकली संसद के पूरे कामकाज को आप देख सकते हैं उसमें। तो अगर ये बात सही निकलती है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर और एक आपराधिक किस्म का मामला तो वो भी बन जी, जाएगा अगर ये सवाल पूछने का मामला हो जाए पैसे लेके या काइंड्स जी, लेकर के या किसी भी तरह जी, की जी। दूसरी मदद, अनैतिक हुँ, हुँ, अवैध हुँ, हुँ। मदद लेकर के अगर आपने सवाल पूछा है तो
आपराधिक मुकदमा इसमें भी होगा। बट ये अगर आपने एक्सेस दे दिया किसी को, उसको उसका पासवर्ड या दे दिया उस किसी को आपने, तो मुझे लगता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। सर, आपने ठीक कहा कि सदन की कार्रवाई को ये चलने नहीं देते हैं। और एक बार मैं कुछ देख रही थी तो ये पता चला कि 1 घंटे की जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है, मतलब 1 घंटे का जो खर्च है, वो कई करोड़ों में होता है। लगभग और 1.5 करोड़ रुपए। वो किसकी पॉकेट से जाता है? वो हम आप लोगों की पॉकेट से ही जाता है। जाहिर और है, टैक्स ये पेयर्स के पैसे हैं वो। जी, और ये लोग सवाल वहाँ क्या पूछते हैं? पैसे लेके सवाल पूछते हैं। और अब आप ये देखिए कि विपक्ष को जब भी कोई बात शुरू करनी होती है, तो वो अडानी से शुरू करते हैं। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, आप इनके कांग्रेस के अध्यक्ष को किसी को भी देख लीजिए, और अडानी पे वार करते हैं, साथ में नरेंद्र मोदी पे वार करते हैं। तो ये जो अडानी के प्रोजेक्ट हैं, ये कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ये अडानी को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं कौन-सी बेईमानी कर दी है। और अब ये जो चीज़ निकल के आ रही, हीरानंदानी प्लस अडानी, तो ये जिस तरीके से मोहैया मोइत्रा ने अडानी को गलत ठहराने की बात की है, ये एक अलग मुद्दा नहीं बन जाएगा सर? नहीं, नहीं, देखिए, ये तो है ही। ये जो आपने कहा कि अडानी को लेकर के सारे विपक्षी दल अलग-अलग मौकों पे अडानी का मुद्दा उठाते रहते हैं। चाहे वो संसद हो, चाहे बाहर का मंच हो, सब जी, कुछ हो। देखिए, एक ये क्या है कि मोदी जी के आने के बाद हमारे देश के जो राजनीतिक संस्कृति है, जो जी, राजनीतिक कार्य व्यवहार है, वह भी काफ़ी हद तक बदल गया है। जी, पहले भी वैसे ये पहले भी मामला होता था कि हम एक पार्टी को, जैसे 89 का इलेक्शन आप देख लें, तो 89 के इलेक्शन में हमने राजीव गांधी को बोफोर्स कांड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हराया उनको। उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। हुँ, और हुँ, फिर बीपी सिंह के नेतृत्व में एक सरकार बनी। हुँ, बट हुँ, ये चलन कुछ वर्षों, कुछ दशकों का है, जिसमें एक किसी मुद्दे को लेकर के और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होती है। तब सरकार को आप वहां से, सत्ता से हटाना तो चाहते हैं, और मान लीजिए चलिए चुनाव के माध्यम से ही हटाने की कोशिश हो। बट आप यह नहीं बताना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि आप फलां को हटा दो। क्यों? क्योंकि फलां ऐसा है। बजाय इसके कि हम हमारे अंदर ये सलाहियत है, हमारे ऐसी एक शानदार नीतियां हैं हमारे पास में, हमारे पास शानदार दृष्टि है देश को आगे लेके चलने की। हम वो, इसलिए आप हमें दो, यानी हम सामने वाले से एक बेहतर उम्मीदवार हैं, हम उनके मुकाबले देश को बेहतर चला सकते हैं। बजाय इस तरह की कोई विकल्प पेश करने के मतदाताओं के, एक अजीब सी परंपरा अब ये हो गई है कि हम सत्ता में जो मौजूद है दल, उस दल की बुराइयों का पिटारा लेकर के पहुंच जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब इस क्रम में है क्या, इस सरकार के खिलाफ पिछले जब भी इन्होंने जो भी मजबूत आरोप लगाने की कोशिश की, वो आरोप कहीं टिके नहीं। कम से कम चुनाव में तो मतदाताओं ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जी। आप याद करिए, जब नोटबंदी का मामला हुआ था, हुँ, हुँ, तो हर तरफ से विपक्षी दल ये शोर उठाते हुए नजर आए कि भाई अब तो, चूंकि इससे गरीब त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे, गरीबों को जी, सबसे ज्यादा संकट हुआ, और नोटबंदी का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा ब्लैक मनी जिसकी हम अपेक्षा करते थे, वो बैंकों में वापस नहीं आ पाया, या वो सरफेस नहीं हो पाया। तो कहा गया कि ये तो एक फेल जो है वो एक्सपेरिमेंट रहा, और इससे जो छोटे कारोबारी थे, मझोले कारोबारी थे, जो नकद पे कारोबार किया करते थे, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा। फिर मजदूरों को बड़ा नुकसान पहुंचा कि उनको मजदूरी मिलना बंद हो गई, और उनको लंबी लाइन लगानी पड़ी अपने छोटे सी बचत की रकम को बदलवाने के लिए।
लेकिन परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुए कि 2019 में 2014 के मुकाबला और अधिक बहुमत से या और अधिक मजबूती से मोदी सरकार की वापसी हो गई। जी। तो इस बार भी इन्होंने एक दो मुद्दे सोचे थे, चाहे, लेकिन वो मुद्दे क्या होंगे अब? तो जिस मुद्दे के आधार पे आप सरकार को घेरने की कोशिश करें, तो इनको लंबे समय से एक मुद्दे की तलाश थी। मैं तो कई बार कहता हूँ, अगर इंडियन बैंक की रिपोर्ट में ये चीजें आती हैं तो फैब्रिकेट भी हो सकती हैं। आप इस तरह के मामले किसी को 150 करोड़ रुपए दे करके आप खड़े भी करा सकते हैं। जो बाहर बैठा व्यक्ति है, जिस पर वेरी ऑब्वियस। आपकी जो न्याय व्यवस्था है, जहां तक उसकी पहुंच नहीं, जहां तक उसके हाथ नहीं है, कानून व्यवस्था के हाथ नहीं है, वहां तक तो बाहर बैठ के आदमी आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है पैसे लेकर के। और क्योंकि हिंडन वर्ग के का जो अपना चरित्र रहा है, उसकी जो फितरत रही है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है, तो अमेरिका खुद उसे बहुत सीरियसली नहीं लेता है। अब हम उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बड़ी सीरियसली लिए बैठे हैं, जबकि हमारे यहाँ सेबी ने भी जांच में उसको लगभग लगभग साफ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जी। तक भी मामला पहुंचा। तो वहां से कोई अभी तक तो कोई ऐसी दिशा नहीं दिखती है उसकी, जिसमें ऐसा लगे कि हाँ वाकई अडानी ने कोई बहुत बड़ा हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया हो या बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। तो खैर, अब एक राजनीति है, जैसे मैंने कहा कि 89 में बोफोर्स को लेकर के राजीव गांधी की सरकार पलटने की कोशिश हुई। अब इस बार यही कोशिश होगी कि चलो अडानी अडानी का नाम लिए चलो, और जो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है इंडी गठबंधन में, उसमें एक प्रमुख मुद्दा ऐसे बना के रखो कि इसके आधार पे ही कम से कम लोगों के बीच चले जाएं और उनमें एक पेंट करने की कोशिश करें सरकार को कि देखो साहब, अब ये तो नहीं कह सकते कि ये सरकार भ्रष्टाचार ही है। ये कह सकती है देखो हम अकेले भ्रष्टाचारी नहीं है, ये सरकार भी भ्रष्टाचारी है, जी, क्योंकि जी। उन पर जो भ्रष्टाचार का लेवल है वो ज्यादा बड़ा है और बहुत गहरे चस्पा हो चुका है। उसमें कई मामलों में तो लोग तो जैसे लालू यादव जैसे लोग तो सजा याफ्ता हो चुके हैं। तो जी। खैर, अब वो ये तो नहीं कह सकते जैसे मैंने कहा कि देखो जी मैं हम तो ईमानदार हैं, ये बेईमान है। अब ये कह सकते हैं कि साहब हम तो बेईमान हैं, ये भी बेईमान है। तो ये तो तो यही तो हो रहा है। अब वो लोग तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया है। नेचुरली है ना, अब जैसे आम आदमी पार्टी के 3-3 नेता चक्कर जी, काट रहे हैं अदालत के, वो भी जी, भ्रष्टाचार के मामले में। तो लालू प्रसाद यादव की कहानी सबको मालूम है। अब उनके बेटे जो हैं वो नौकरी के बदले जमीन या जमीन के बदले नौकरी मामले जी। में वो सफाई देते फिर रहे हैं जांच एजेंसियों को। तो अब ये तो और भी कई दल हैं जिन्हें कई मामलों में सफाई देनी है, चाहे वो टीएमसी के नेता जो हैं वो अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे मतलब ममता दीदी के भतीजे हैं, उनको भी एक अलग मामले में जांच एजेंसी को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। देर सवेर हो सकता है कि उन पर भी कुछ शिकंजा कस जाए, कहा नहीं जा सकता। और चूंकि ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो अब ये सारे दल मिलकर के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखिए, ऐन चुनाव से पहले चूंकि हम सबके खिलाफ किसी न किसी रूप से में हमला हो रहा है, हम पे कार्रवाई हो रही है, हमारे खिलाफ जांच खोल दी गई है, जी, तो ये वेंडेटा है। सरकार जो है एक हमें इस चुनाव में परेशान करने या उससे पहले वो हमारी एकजुटता से परेशान हो गए हैं, तो जी। इसलिए हमारे खिलाफ इस तरह का एक षड्यंत्रकारी कदम है सरकार का। बट जैसे मैंने आपको पहले पिछली चर्चाओं में भी कहा था कि जनता आज बहुत स्मार्ट है, और केवल स्मार्टफ़ोन नहीं चलाती है, वो स्मार्ट हाँ, बन भी गई है। स्मार्ट बन बेशक गई है। उसको स्मार्टफ़ोन ने स्मार्ट बनाया हो, पर वो स्मार्टनेस के लेवल तक पहुँच चुकी है जनता, तो वो बेहतर समझ रही है। अब उनके सामने किसी नेता का चेहरा दे दें, तो वो उस चेहरे को देख के उनके जो वो 36 गुण होते हैं, वो उस गुण को बाँच देंगे, उसकी विवेचना कर देंगे। अब ये सलाहियत ज़्यादातर जनता के एक बड़े वर्ग के अंदर की इस तरह की सलाहियत आ चुकी है। चलते-चलते सर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि अगर हम महुआ मोइत्रा को देखते हैं, तो काफ़ी लेविश और बिंदास ज़िंदगी जीते हैं। 1 मिनट के लिए सोच भी लीजिए कि ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, निजी जीवन है। लेकिन जब आप किसी पद, प्रोफ़ाइल में होते हैं, तो उसकी एक अपनी गरिमा होती है ना?
उसका ध्यान भी रखना चाहिए उनको। क्या नहीं, कहते हैं बिल्कुल, इस ये बारे ध्यान में आप? तो बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप किसी सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तब तो इन बातों का ख़्याल कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है। अब मान लीजिए उससे अगर आपके रहन-सहन से अमीरी और गरीबी दिखती है, तो एक अलग मसला होता है। उस पर हम अगर वास्तव में उनके आय के स्रोतों के बारे में जानते हैं और हमें लगता है कि वो उनके रहन-सहन को मैच नहीं कर रहा है, तो उस पर एक सवाल बनता है। आय से अधिक संपत्ति का मामला तो तमाम नेताओं पर इसी कारण चला है। वो एक अलग मसला है। और अगर कोई आदमी जहाँ तक ये सवाल हो कि उनका पहनावा क्या है, वो कैसा पहनते हैं या क्या पहनती हैं, देखिए कुछ हद तक तो ये उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। उनका अपना विशेष अधिकार है उनको कि वो क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं, वो वैयक्तिक स्वतंत्रता हम जिसको कहते हैं। लेकिन जब उसको आय से जोड़कर अगर कोई हमें एक ग्राफ में एक इम्पैरिटी दिखती है, तो उस पर एक मामला ज़रूर बनता हुआ दिख सकता है। हुँ, हुँ। और जो जहाँ त ये चूँकि ये पहले भी हुआ है। अब आप देखिए कि 2005 में भी उसमें भी 11 जो हालाँकि वो किसी सांसद के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन एक जो न्यूज़ पोर्टल था कोबरा पोस्ट, उसने 2005 में स्टिंग ऑपरेशन करके 11 ऐसे सांसदों के खिलाफ ये आरोप बताया था कि साहब ये सारे के सारे 11 जो हैं ये पैसे लेकर के या घूस लेकर के संसद में सवाल पूछते हैं। उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे, भाजपा के सांसद भी थे, बीजेपी के सांसद भी थे। तो कुल 11 सांसद थे उसमें अलग-अलग दलों के कुल मिला के। तो ये व्यवस्था तो रही है। ये भी कई बार क्या हुआ होगा कि अब जैसे कोबरा पोस्ट ने भी हो सकता है उनके रहन-सहन से इसको जोड़ के देखने की कोशिश की होगी कि भाई अगर इनके रहन-सहन ऐसा है और इनको पैसे तो इतने आय के साधन तो इतने सीमित हैं, तो फिर ये लैविशनेस कहाँ से आती है? तो चलो इसकी पड़ताल करें। हो सकता है हुँ। उस पड़ताल के क्रम में ही उन्होंने ये स्टिंग कर डाला हो। जी, जी, तो जी, यह भी जी। संभव है। कई बार ये जब हम किसी के बारे में उसकी आय के बारे में जानते हैं, फिर उनके रहन-सहन को देखते हैं, जब मैच नहीं होता तो उँगलियाँ स्वाभाविक रूप से हम उठाते ही रहते हैं। पर इस मामले में अब चूँकि ज़्यादा देर नहीं है, 26 तारीख को जी। इसी 26 अक्टूबर को बुलाया है जी, जी। निशिकांत हुँ, हुँ। को, दुबे को भी और हुँ, हुँ, हुँ। देव दराई को भी वकील जो है बुलाया है। उनको भी। हुँ, जी, हुँ। जी, जी। दोनों को जो हमारी एथिक्स कमेटी है उसने हुँ, बुलाया हुँ। है कि आप अपने स्टेटमेंट यहाँ पे रजिस्टर कराएँ, अपने बयान दर्ज कराएँ। इस मामले को जाँच हुँ, को हुँ। आगे बढ़ाया जा सके, वहाँ से इसकी बेहतर शुरुआत की जा सके। तो अब वो दिन बहुत दूर है नहीं, आज 19 तारीख है हुँ, और हुँ। 1 हफ्ते बाद ही 6 दिन बाद ही जो है उनके बयान दर्ज किए जाएँगे, एफिडेविट भी लिए जाएँगे। तो उसकी गंभीरता उसके बाद कुछ ज़्यादा स्पष्ट होगी कि इस मामले में क्या तथ्य क्या हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है और क्या सबूत ये दोनों उसके अपने जी। आरोपों के पक्ष में पेश कर पाते हैं। बहुत जी, सारा जी। कुछ ये मुझे लगता है कि 26 तारीख के बाद 27-28 तारीख तक ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी और मेरे चैनल के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार।